बच्चों, आज हम अपनी वे आँखें कविता जो है आरोह पुस्तक के काव्य खंड से वो करेंगे। इससे पहले इनके जो लेखक हैं, इनके जो कवि हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम परिचय जान लें। ये कविता जो वे आँखें हैं सुमित्रानंद पंत जी ने लिखी है। इनका मूल नाम जो है एक्चुअल नाम गोसाई दत्त। इनका जन्म 1900 में हुआ और ये उत्तरांचल में अल्मोड़ा ज़िले में कोसानी गांव में इनका हुआ था। इन्होंने बहुत सी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। वीणा ग्रंथि, पल्लव गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनको अनेक सम्मान दिए गए जिनमें प्रमुख हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। इनकी मृत्यु 1977 में हुई बच्चों। और छायावाद के महत्वपूर्ण कवि थे ये। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के चितेरे कवि रहे हैं। प्रकृति इनका प्रमुख विषय रहा है और हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। इनकी कविता जो है प्रकृति और मनुष्य के गहरे संबंधों का एक दस्तावेज है, उदाहरण है, प्रमाण है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उनकी उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वे जुड़ गए और इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन वे करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज जो कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है और शुरुआती काल में छायावादी कविताएं इन्होंने लिखी। छायावादी कविताओं में बेटा कल्पनाशीलता अधिक होती है, इमेजिनेशन ज़्यादा किया जाता है। पल पल परिवर्तित प्रकृति, पल पल बदलती हुई प्रकृति का वेश इन्हें जादू की तरह अपनी ओर खींच रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं इन्होंने लिखी और इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव और तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी ये लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया और रूपाप पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जिसमें इन्होंने प्रगतिवादी साहित्य का पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। इस पत्रिका में पंत की भाषा के प्रति बहुत ही सचेत रहे पंत जी और इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में आपस में विवाद चल रहा था कि कौन सी भाषा में कविताएं लिखी जाएं, तो इन्होंने हमेशा है खड़ी बोली का ही पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन भी किया। प्रस्तुत कविता है बेटा ये आँखें वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया, व्यंग किया गया, चोट की गई है और युग युग से सालों सालों से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को बहुत दुखी करता है। और दुखद बात तो सबसे यह है कि आज़ादी के बाद भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो उनके हक में हो, निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही इस बुरे चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हुई नज़र आती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज, जो हमारा समाज बटा हुआ था, उस आपस में वर्ग भेद था उसमें। जैसे जमींदार, सामंत थे, हमारे खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, अलग अलग वर्गों में काम के हिसाब से बटे हुए थे। इसी समाज की वर्गीय चेतना का यहाँ पर एक खाका यानी कि फ्रेम प्रस्तुत करती है। चलिए बेटा अब हम कविता करते हैं अपनी वे आँखें। ये इसका काव्य सौंदर्य लिख लीजिए। अलंकारों का प्रयोग है इसमें, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा में प्रभावमयता है, किसान पर किए जाने वाले अत्याचारों का मार्मिक वर्णन किया गया है इस कविता में और जमींदारों के द्वारा किस प्रकार यहाँ किसान पर अत्याचार किए गए थे वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। जगह जगह में अलंकारों का प्रयोग मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जगह जगह मुहावरे आएंगे, वो आप साथ साथ अंडरलाइन कर लेना। यानी कि भाषा में इनके मुहावरेदार भाषा है, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। यानी कि किसान की आंखों के सामने अपने खेतों के चित्र हमें आते हुए दिखाई देते हुए नजर आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कविता को। अंधकार की गुहा सरीखी,
अंधकार अंधेरे की, गुहा गुफा सरीखी समान। कवि कहता है, जब मैं किसान की आंखों में देखता हूँ तो उसकी आंखें मुझे गहरी अंधकार से भरी हुई उस गुफा के समान दिखाई देती हैं, और उन आँखों से डरता है मन, और मेरा मन बहुत डरता है जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। मैं देख नहीं पाता उसकी आंखों में कि उसकी आंखों में कितना दुख, कितना दर्द, कितना अंधेरा भरा हुआ है। भरा दूर तक उनमें दारुण, यानी कि उनमें बहुत ही कठोरता भरी हुई है उसकी आंखों में। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और उनकी आंखों में उस दानव जैसे दुख का जो है लगातार रुदन भरा हुआ है। लगातार दुख के कारण उनकी आंखें रो रही हैं। देखो बेटा, पहली पंक्ति में गुहा सरीखी, गुफा के समान उसकी आंखों की उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है। दैन्य दुख में यहाँ पर दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। तो आप साथ साथ अंडरलाइन करके लिख लीजिए। सेकंड पैराग्राफ देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा, वह हमेशा से ही किसान जो है स्वाधीन स्वतंत्र रहा है। अभिमान भरा उसकी आंखों में हमेशा अपने खेतों को देखकर गर्व से उसकी आंखें चमकती थी, गर्व से भरी रहती थी। अब छोड़ उसे मझधार बीच में ही, आज उस किसान को बिल्कुल मझधार में एक किनारे पर बीच में छोड़ दिया गया, भवसागर में डूबने के लिए। उसे इस संसार में इतना कर्ज के नीचे दबा दिया गया है कि अब वह उससे निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। संसार ने उसे आज मझधार में छोड़ दिया है। कगार दृश्य वह खिसका, और वह इस समाज में से, इस संसार से एक किनारे के समान सबसे अलग आकर खड़ा हो गया है, यानी कि वह बहुत ही उपेक्षित आज अपने आप को महसूस कर रहा है। देखिए बच्चे, लास्ट लाइन में भी सदृश्य आ गया, इसका मतलब भी समान होता है, उपमा अलंकार है। लहराते हुए खेत दृगों में, अब वो किसान की आंखों में, अब उसके पास वो खेत नहीं रहे हैं, उसके वो खेत छीन लिए गए हैं, यानी कि उसके सारे खेत नीलाम हो चुके हैं गरीबी के कारण। अब उसकी आंखों में अपने खेतों की यादें लहरा रही हैं। दृग होता है बेटा आंखें। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब वह बेदखल हो गया है, उससे अपने खेतों से अलग कर दिया गया है किसान को। अब वो अपने खेतों की यादें उसकी आंखों में समाई हुई हैं। अब यहाँ देखो बेटा, किसान की आंखों में अपने खेतों के चित्र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में, यानी कि उसके जीवन में भी कुछ सुख के पल थे, इसलिए वह कभी मुस्कुराता था, हंसता था, उसका जीवन खिलखिलाता था, उसके रोम रोम में वो सुख जो है बसा हुआ था। इस पैराग्राफ में देखिए बेटे, जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है, तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, यानी कि यहाँ बेटा उसकी आँखों का तारा मुहावरे का प्रयोग है, एकमात्र सहारा, जिसका मतलब होता है, यानी कि किसान का एकमात्र बेटा था आँखों का तारा। अब वो बेटा उसके पास नहीं है, क्योंकि कारकुनों ने, यानी कि जमींदार के कारकुन जो थे, कर्मचारी जो थे, उन्होंने उसे डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी है। अब आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, यानी कि जमींदार के कारकुनों ने, जो कि टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे, तो वो बेचारा इतना गरीब हो गया किसान कि उसके खेत भी नहीं उसके पास रहे, तो वो टैक्स कहाँ से भरेगा जब खेतों में कुछ होगा ही नहीं, खेत ही उसके पास नहीं होंगे। तो उन कारकुनों ने उसके जवान बेटे को डंडों से पीट पीट कर जान से मार दिया। अब वही आँखों में ही उस बेटे की छवि जो है उस किसान की आँखों में घूम रही है, जो कि उसका एकमात्र बेटा था। अगला पैराग्राफ देखिए बेटा, बिका दिया घर द्वार, यानी कि अब उसका घर और द्वार, यानी कि उसका घर भी बिक गया है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने अपना ब्याज लेने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा, एक कौड़ी, एक पाई, एक पैसा भी नहीं छोड़ा है। उसने सब कुछ उसका छीन लिया है, उसका घर, उसके खेत, उसका बेटा भी मार दिया है। रह रहे आँखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी। यहाँ देखो बेटा, बर्द होता है बैल, यहाँ पर देशज, देशी भाषा में बलद यानी कि बरद बैलों को कहा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए, देशज शब्द का प्रयोग सटीक बन पड़ा है।
रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये कहती है कि महाजन ने, जो जमींदार थे, सूदखोर थे, जो कोई ब्याज कमाने का काम करते थे, उन्होंने उस किसान का घर, उसके सब कुछ बेच दिया है, उसके खेत ले लिए हैं और ब्याज को हासिल करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा है कि एकमात्र बैलों की जोड़ी उसके पास थी, वो बैलों की जोड़ी भी उससे ले ली है, कुर्क कर दी है, उसकी नीलाम कर दी है। रह रह आँखों में चुभती वह, यानी कि वह सारी बातें रह रहकर उसकी आंखों में दर्द पैदा कर रही हैं, आंखों में चुभ रही हैं। आंखों में चुभना मुहावरे का प्रयोग है बेटा, देखो यहाँ पर कोड़ी छोड़ी में अनुप्रास अलंकार है, घर द्वार में भी अनुप्रास अलंकार है। आज हम यहीं तक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कविता पूरी करेंगे। धन्यवाद।